आ गई सब? चलो ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, वधूर्मी का संधि विच्छेद होगा। वधूर्मी सही संधि विच्छेद, इसमें सभी बन जाएंगे। देखो ठीक है, देखो वधूर्मी, अब आप किससे बना है? ये वधु शब्द से बना है ना। ये सही है या ये सही है? बताओ पहले। ये वाला सही है। जब भी आपको संधि विच्छेद कहने के लिए कहता है तो मूल शब्द के सही शब्द को उठाइए, समझ गया ना? क्योंकि दीर्घ संधि एक ऐसी संधि है जिसमें क्या, अगर ये मात्रा भी लगी होती ना, अगर हम ये भी करें तब भी यही बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? समझ गया ना? तो हमें ये देखना है कि वधु शब्द कौन सा सही है और ऊर्मी शब्द कौन सा सही है। वही वाला सही होगा। तो कौन सा वाला? वधु धन ऊर्मी, उर्मी नहीं ऊर्मी। ठीक है, तो इसका सही होगा ये। इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा? देखो इन सभी स्तरों पर जो खरी उतर जाती है, साहित्य में भी खरी उतरे, प्रांजल भी हो मतलब अशुद्धताएं ना हो, व्याकरणिक दृष्टि से भी शुद्ध हो, तो ऐसी भाषा को बोलते हैं मानक भाषा। ऐसी भाषा जो सभी स्तरों को पार करके अपने आप को स्थापित कर ले, समझ गया ना, उसे बोलते हैं मानक भाषा। तो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध होती है कौन सी? मानक भाषा, क्योंकि ये श्रेष्ठतम रूप है किसी भी भाषा का। मानक मतलब जो हर जगह क्या हो, स्वीकार्य हो, जिसने एक मानक तय कर लिया। ठीक है, तो मानक भाषा आपका क्या होती है? सबसे श्रेष्ठ होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर वर्तुल स्वर है? वर्तुल का मतलब वर्तुलाकार, गोल। समझ गया ना? जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उस समय कौन से स्वर के उच्चारण के समय हमारा मुख विवर यानी कि हमारा मुख का होल, समझ गया ना, आपका बिल्कुल वर्तुल यानी कि गोलाकार हो जाता है। तो उसमें आप कहो ऊ, आ, ए, आई। किसी में हो रहा है? किस में हो रहा है? बड़ा ऊ में, ऊ, बड़ा ऊ। समझ रहे हो? तो इसमें होठों की आकृति कैसी हो जाती है? बिल्कुल गोल हो जाती है, यानी कि कैसी हो जाती है? गोल, वर्तुल हो जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर ऊ होगा। निम्नलिखित में से किस चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहा जाता है? लाघव का मतलब छोटा, समझ गया ना? बोलते हैं ना हस्त लाघव, हाथ से बहुत तेजी से काम करने वाला, संक्षेप करने वाला, किसी चीज को जल्दी निपटाने वाला। तो किसी चीज का संक्षेपण करना क्या कहलाता है? लाघव करना कहलाता है। ठीक है, तो लघिमा, गरिमा, लघिमा। गुरु शब्द से क्या बना है? बड़ा। लघु शब्द से छोटा। लघु शब्द से ही क्या बना है? लाघव शब्द, यानी कि छोटा करना, संक्षेप करना। समझ गया ना? तो इसमें क्या होगा? संक्षेपण शब्द को ही हम क्या बोलेंगे? लाघव। जैसे आप ये लगा देते हो ना, तो ये चिन्ह क्या कहलाएगा? लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज मतलब हमारे भारतीय भाषाओं के अंदर से नहीं, भारतीय सीमाओं के अंदर से आया है, लेकिन किसी प्रमाणित भाषा से नहीं आया है। तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है स्रोत में, क्योंकि हिंदी कहां से उद्गमित हुई है? संस्कृत से। जो संस्कृत से यथावत आ गए वो तत्सम, जो संस्कृत से आए लेकिन बदलाव के साथ आए वो तद्भव। समझ गया ना? इसके बाद जो भारत की स्थानीय भाषाओं से आए लेकिन उनका स्रोत प्रमाणित नहीं है कि किससे है, ऐसे को क्या बोलते हैं? देशज। इसमें से चमक शब्द देशज है। चमक शब्द क्या है? देशज। बाकी इलाज शब्द अरबी, किस्सा शब्द अरबी, मतलब शब्द अरबी का। ठीक है, ये शब्द किसका है? देशज है। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर को हिंदी गद्य की किस विधा के लिए जाना जाता है? हिंदी गद्य में
जगदीश चंद्र माथुर का स्थान है नाटककार के रूप में। इन्हें उपलब्धि प्राप्त है किसके रूप में? नाटककार। जैसे प्रेमचंद को उपन्यासकार, वैसे जगदीश चंद्र माथुर को एक नाटककार के रूप में जाना जाता है। अगला, सूरदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सूरदास का जन्म हुआ था कहां? रुनकता में, मथुरा के निकट रुनकता नामक स्थान में। पारसौली में इनका निधन हुआ। ठीक है, बाकी इन दोनों स्थानों से उनका संबंध है नहीं। ठीक है, और गौ घाट पर जो आपका मंदिर है उसी में उन्होंने अपना जीवन यापन करा, भजन कीर्तन जो भी उनकी साहित्य की विधा थी उसी क्षेत्र में। ठीक है, ब्रज में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है? उपन्यास, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है क्या? कंकाल। चंद्रगुप्त और अजातशत्रु क्या है? नाटक। ठीक है, और इंद्रजाल क्या है? कहानी। ऐसे भी पढ़ना है, रचनाओं को ध्यान रखना, समझ गया ना? पर्टिकुलर रचना, जो फेमस रचनाएं हैं या फेमस रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं को मैंने इसीलिए आप लोगों को क्या अलग अलग विधाओं के अलग लिखा रखा है। कई बार ऐसे भी कोई बनाएगा ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा क्या विविधता है नहीं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का सिलेबस कहा है, उसमें जितने साहित्यकार हैं उनमें से कितनों की रचनाएं पूछ लेगा बताओ? समझ गया ना? हर एक साहित्यकार की रचना भी पूछता है तो एक जैसा पेपर हो जाएगा पूरा का पूरा। इसीलिए विविधता लाने के लिए कभी रचनाकार के जीवन परिचय से पूछ लेगा, कभी रचनाकार की विधा से पूछ लेगा, कभी विधा के कैरेक्टर से पूछ लेगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, क्योंकि 35 से 40% अगर वो साहित्य रखता है 100 में से, तो सीधी सी बात है कि क्या वो इनमें जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपको समूह गौ के लेकर के जो आपका सिलेबस है उत्तराखंड में, साहित्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसी से आएंगे। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं, आप दिखा दो चलो। पूरी एसएससी में, पूरे यूकेपीएससी में जो आपको लिखा रखे हैं ना साहित्यकार मैंने हिंदी साहित्य में, उससे बाहर का एक क्वेश्चन दिखा दो। समझ गया ना? क्योंकि आज तक उसने पूछा ही नहीं है। 9वीं से लेकर के 12वीं तक उत्तराखंड में जो सिलेबस चल रहा है उन्हीं में से पूछा है, उन्हीं के रचनाकार पूछे हैं। देख लीजिएगा, वो किसी संदर्भ में पूछे हो कि ये भक्तिकालीन कौन है, सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है, राम भक्ति धारा का कौन है, कृष्ण भक्ति धारा का कौन, सब तो है आपके सिलेबस में। समझ गया ना? उसके अलावा आधुनिक साहित्य में जो भी चीजें हैं उनसे पूछा है, सारी की सारी हैं। या किसी का उपनाम पूछा हो, किसी साहित्यकार का जन्म स्थल पूछा हो, समझ गया ना? या किसी साहित्यकार से जुड़ी हुई कोई विशेष स्मृति पूछी हो, समझ रहे हो? या साहित्यकार की विशेष रचना, जैसे महादेवी वर्मा के संस्मरण पूछ लें कि इनमें से कौन सा महादेवी वर्मा का संस्मरण है। जैसे कवि रचनाओं के नाम, आपका बंटी किससे लिया गया है, या फिर आपका सिल्वर वेडिंग किसकी रचना है। इस तरीके से क्वेश्चन जो आए हैं आपके अभी तक के उसमें, और आगे भी, समझ गए ना? साहित्य से जो क्वेश्चन आएंगे, एसआई का तो है ही, उसके अलावा जो आपका किसमें उत्तराखंड समूह गौ में साहित्यिक पार्ट पूछ रहा है उसको आप देख लीजिएगा, इसी से है सारे क्वेश्चन। और जिस स्वरूप में आपको लिखा रखे हैं उसी स्वरूप में उनको ढंग से कर लीजिएगा। ठीक है, 100% नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं इसमें, और अच्छा स्कोर करके हिंदी से ही आप क्या जीत सकते हो उत्तराखंड दरोगा का पेपर। 100 नंबर का है, 33% वेटेज है इसको, बाकी 75% में, सॉरी 66% में क्या 3 है। समझ गया ना? जिसमें से ये सोच लो कि 25% का वेटेज मैथ्स और जीएस को है, और बाकी से 16% का वेटेज किसको है? रीजनिंग को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपका क्या है, सबसे ज्यादा डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट आपका हिंदी होगा, इसमें अच्छा कर सकते हैं। उत्साह नामक कविता के लेखक कौन है? ठीक है, कविताएं भी आपका एक पूरे चैप्टर में, इसलिए कविताएं आपकी कई बार पूछी गई। बादल राग देखना, आप कई बार पूछी जा चुकी है कविता। ठीक है, नमक आपका जो पार्ट है वो पूछा है कई बार, समझ गया ना? नेताजी का हिंद, सॉरी नेताजी का चश्मा, ठीक है, ये सब आपके पूछे जा चुके हैं उत्तराखंड में। ये जो उत्साह है वो किसका है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। मंगलेश डबराल की पहाड़ पर लालटेन नामक रचना है, उत्तराखंड से है, विशेष है। मंगलेश डबराल की जो पहाड़ पर लालटेन है, ये इनका क्या है? कविता संग्रह है। पहाड़ पर लालटेन इनका कविता संग्रह, उसमें कई सारी कविताएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार भगत सिंह सुखदेव के साथ क्रांतिकारी भी थे? यशपाल, आपको पता है यशपाल बहुत बड़े भारत के कम्युनिस्ट
नेता भी रहे हैं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो आपका एसोसिएशन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, समझ गया ना, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह वाला, उसके मेंबर भी रहे। और बाद में भगत सिंह, आपके छबीली दास और यशपाल ने नौजवान भारत सभा का निर्माण भी करा, ठीक है। और लॉर्ड इरविन की हत्या का प्रयास किया था दो लोगों ने मिलकर के, चंद्रशेखर आजाद और यशपाल ने, समझ गया ना। चंद्रशेखर आजाद को तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में मार दिया गया, यशपाल को पकड़ लिया गया जिंदा और इन्हें 14 साल की कैद हुई थी। 14 साल की कैद के दौरान ही जेल से ही इन्होंने अपना साहित्य लेखन शुरू करा और इनका जो क्या है पहला कहानी संग्रह है पिंजड़े की उड़ान, वो उन्होंने उसी में लिखा है। पिंजड़ा मतलब जेल, समझ गया ना, तो उस दौरान की चीजें लिख रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात भी है, जेल में सजा के दौरान ही विवाह हुआ है इनका। जब ये 14 साल की सजा काट रहे थे जेल में, उसी समय यशपाल का विवाह भी जेल में ही हुआ, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर जो आज तक लिखी गई रचनाएं हैं, समझ गया ना, जैसे आधा गांव है, जिंदगी नामा है, आधा गांव राही मासूम रजा का, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का, समझ गया ना। और सबसे फेमस जो रचना है झूठा सच, समझ गया ना, वो किसका है, यशपाल का ही है, ठीक है। बहुत महान क्रांतिकारियों में से एक रहे हैं, समझ गया ना। भारत में जो क्रांतिकारी आतंकवाद है उसकी शाखा के सदस्य था ये HSRA, फिर भारत नौजवान सभा के भी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? आश्चर्य तत्सम है, इसका तद्भव अचरज होता है। उज्ज्वल तत्सम है, इसका उजाला होता है। कंटक तत्सम है, इसका कांटा होता है। और कोयल क्या होता है, कोकिला, ठीक है। कोयल क्या है, तद्भव शब्द है, ना कि क्या है, तद्भव शब्द। बाकी तीन के तीन तत्सम है। निषिद्ध, निषिद्ध करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक देना। और इसका विलोमार्थक क्या होगा, विहित, मतलब किसी चीज को आगे बढ़ने देना। तो इसका आंसर होगा डी, विहित। निषिद्ध का विलोमार्थक होगा विहित। कलानिधि का पर्यायवाची शब्द है, कलानिधि चंद्रमा को बोलते हैं। चंद्रमा का इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, हिमांशु, ठीक है। कलानिधि क्यों, 14 कलाएं है ना चंद्रमा की, हर दिन अलग अलग कलाओं में होता है चंद्रमा। फर्स्ट दिन से, समझ गया ना, जो शुक्ल पक्ष की क्या होती है, एकम होता है, वहां से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रमा हर दिन क्या अपना क्या करता है, आकार बदलता है ना। इसी के कारण चंद्रमा को क्या एक नाम मिला, कला निधि। और चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है रात्रि में, इसीलिए इसे हिमांशु भी कहा जाता है। नाक में, नाक का बाल होना, नाक में बाल होना नहीं है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है। नाक का बाल मतलब अकारण ही प्रिय, समझ गया ना। प्रिय तो है, नाक का बाल प्रिय होता है ना, लेकिन कारण उसका बहुत अधिक होता नहीं है, समझ गया ना। इसीलिए नाक का बाल होना का मुहावरे का अर्थ क्या है, अकारण ही प्रिय होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा से विशेषण बने जोड़े में कौन सा, अच्छा ये सही नहीं है, लिख दिया, सही है, ये है इसका। संज्ञा से विशेषण बने जोड़े में कौन सा सही है, भय। भय से, भय का विशेषण क्या हो, भय संज्ञा है, भाववाचक, भय का वो व्यक्ति भयानक है, भयानक क्या हो गया, विशेषण। इस थोड़ा इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस एक में प्राकृतिक लिंग निर्धारित है? प्राकृतिक मतलब प्रकृति ने करा है। पायल, पायल शब्द में लिंग निर्धारित है नहीं, जब आप उसका क्या करोगे, वाक्य में प्रयोग करोगे तब पता चलेगा। पायल पैर में पहनी जाती है, तो इससे हुआ, क्रिया से हुआ ना, पहनना। प्रार्थना, आज मैंने प्रार्थना की या किया, की, क्रिया से हुआ इसका भी। वह शिक्षा, शिक्षा हमेशा इंसान का उद्धार करती है, ये भी किससे हुआ, क्रिया से हुआ। लता, जैसे पेड़ क्या होता है हमेशा प्रकृति में, पुरुष होता है। लता मतलब बेल हमेशा क्या होती है, स्त्री होती है। जैसे लड़की क्या है, अपने आप में स्त्रीलिंग है, प्रकृति ने करा है। लड़का क्या है,
इसके वाक्य में प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गया ना? लड़का क्या है? अगर आप गाय कहोगे तो गाय क्या है? प्राकृतिक लिंग निर्धारित है या फिर आपने करा? आपको वाक्य में प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं। गाय प्राकृतिक रूप से क्या है? स्त्रीलिंग। कोई बैल कहेगा तो प्राकृतिक रूप से, जैसे पेड़ होता है, पेड़ क्या है? हमेशा प्राकृतिक रूप से पुल्लिंग। लता क्या होती है? बेल। बेल को ही लता बोलते हैं ना, क्या होती है? स्त्रीलिंग। ठीक है, इसीलिए लता शब्द, अब किसी लड़की का नाम होगा तो भी स्त्रीलिंग ही होगा वो, लेकिन लता शब्द अपने आप में क्या होगा? प्राकृतिक रूप से लिंग निर्धारित होगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति ने ही उसे क्या स्त्रीलिंग बनाया है। ठीक है, भौतिक वस्तु होते हुए भी क्या है? प्रकृति ने, मतलब भौतिक अस्तित्व तो है लेकिन प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, और प्रकृति से बनी हुई अधिकतर चीजों का लिंग क्या होता है? प्राकृतिक रूप से ही निर्धारित होता है। ठीक है, सुधि के अंत में क्या जोड़ने पर वह बहुवचन बन जाएगा? सुधि जन। सुधि के पीछे जन लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? सुधि जन, बहुवचन। वह कार मेरी है वाक्य में कारक होगा। मेरी, काकी के रारी, रे क्या होता है? संबंध बोधक। मेरा बता रहा है ना, संबंध बता रहा है कार के साथ, री शब्द, इसीलिए क्या संबंध बोधक कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, राम को फुटबॉल खेलनी है वाक्य में वाच्य होगा। राम को फुटबॉल खेलनी है, फुटबॉल की बात हो रही है राम की। राम को क्या करना है ये बता रहा है ना, और जब कर्ता को क्या करना है या कर्ता को महत्व दिया जाता है तो कर्तृवाच्य होता है। अगर ये कहते फुटबॉल राम खेलेगा, फुटबॉल राम खेलेगा, फुटबॉल राम द्वारा खेली जाएगी, तो बात फुटबॉल की हो रही है ना कि राम की। राम वहां गौड़ हो गया, फुटबॉल क्या हो गई? मुख्य हो गई, तो वहां पर क्या आ जाता? कर्मवाच्य। अगर इसको ऐसे कहा जाता फुटबॉल खेल लिया जाए, तब क्या हो जाता है? ये भाववाच्य, क्योंकि वचन से ही क्रिया हो रही होती, वास्तविक क्रिया होती नहीं, इसलिए वहां भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य में हमेशा क्या होता है? मैंने कहा मैं बाजार जा रहा हूं, यहां बाजार महत्वपूर्ण नहीं है, मैं हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, बाजार के बारे में। अगर मैं कहूं बाजार आज खुला है, तब महत्वपूर्ण क्या है? खुलना या बाजार? बाजार की बात हो रही है ना, बाजार खुला है बोल रहा हूं, बाजार के लिए बोल रहा हूं, तो वहां कर्म प्रधान हो गया तो कर्मवाच्य। ठीक है, यही है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है।